न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले एसिडिक सब्सटेंस को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। यहाँ पर प्रोटीन की हर एक स्ट्रक्चर अपने आप में विशेष स्ट्रक्चर होती है। और दूसरी बात अगर हम कहें तो क्वाटरनरी प्रोटीन जो होता है वो आगे चल करके एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। प्राइमरी प्रोटीन की बात करते हैं तो उसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है। आगे हम चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ASB बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है NCERT लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और साथ ही साथ हम आपको पढ़ाएंगे आज न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है उसको समझेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को समझेंगे। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। समझते हैं एक एक पॉइंट को NCERT की लाइन से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो सिंपल सा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस बना लेते हैं। इस न्यूक्लियस में पाए जाने वाले इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, या फिर हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, या इसी को हम न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, द एसिड दैट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है RNA और दूसरा होता है आपका DNA। तो ये दो टाइप के होते हैं। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं, आगे की पॉइंट्स को समझते हैं NCERT की लाइन से। तो यहाँ पर लिखा गया है कि द अदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक दूसरे प्रकार का जो मॉलिक्यूल्स होता है, that one would find in acid insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid। ठीक है, यहाँ पर दूसरा डेफिनेशन दिया गया है कि एक दूसरे प्रकार का जो आपका माइक्रोमॉलिक्यूल होता है जो कि एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आई होप आप इस चीज़ को भी बाकायदा अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। तो डेफिनेशन लिखने के लिए आप ये वाला डेफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर मैंने जो आपको बताया कि द एसिड दैट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, उसको भी लिख सकते हैं। अगर ये NCERT की लाइन से लिखते हैं तो काफ़ी बेटर आपके लिए होगा। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट क्या कहती है कि दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर हम बात करते हैं जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो एक टाइप का पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। Together with the polysaccharide and polypeptide, these comprises the true macromolecule fraction of any living tissue or cell। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो इसमें पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड दोनों एक साथ पाए जाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, एक ऐसा एसिड होता है जहां पर पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं, पॉलीसैकेराइड की बात कर लेते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड की बात कर लेते हैं, तो दोनों क्या होते हैं, एक साथ पाए जाते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है, पॉलीसैकेराइड का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ शुगर क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। पॉलीपेप्टाइड की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बहुत ज़्यादा हो। चलिए आगे बात करते हैं, दिस कंप्राइजेज ट्रू मैक्रोमॉलिक्यूल। और ये क्या होते हैं, ट्रू मैक्रोमॉलिक्यूल फ्रैक्शन होते हैं आप एनी लिविंग टिश्यू और सेल, किसी भी लिविंग टिश्यू या किसी भी सेल के लिए। फॉर न्यूक्लिक एसिड, अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। यानी कि अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड की जो बिल्डिंग ब्लॉक होती है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, एक आपका पेंटोज शुगर होता है। इस तरीके से आपका क्या होता है, एक पेंटोज शुगर होता है। इस पेंटोज शुगर के साथ क्या लगे होते हैं, आपके नाइट्रोजन बेस लगे होते हैं। और ये नाइट्रोजन बेस जब लग जाते हैं तो इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और इसी के साथ जब आपका क्या होता है, यहाँ पर फास्फोरिक एसिड लग जाता है, यानी कि एक एसिड जुड़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आपको समझाना चाहे यहाँ पर, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड को समझिए। इस तरीके से मैं आपको लिख करके समझा रहा हूँ। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं आपको पहले न्यूक्लियोसाइड की, न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, शुगर होता है प्लस नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये क्या होता है आपके भैया, न्यूक्लियोसाइड होता है। अब अगर न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में आपका शुगर होता है प्लस नाइट्रोजन बेस होता है प्लस फॉस्फोरिक एसिड होता है।
फास्फोरिक एसिड। तो कह सकते हैं अगर हम न्यूक्लियोसाइड के अंदर फास्फोरिक एसिड को ऐड कर दें तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, इसीलिए डीएनए को कहा जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। चलिए आगे की बात करते हैं, तो आगे की पॉइंट्स क्या कहते हैं उसको भी हम समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होते हैं, 3 केमिकल डिस्टिंक्ट होते हैं। वन ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एक क्या होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। द सेकेंड इज द मोनोसैकेराइड एंड द थर्ड इज द फास्फोरिक एसिड। यही है भाई आपका एक हेट्रोसाइकिल कंपाउंड। अगर हम इस हेट्रोसाइकिल कंपाउंड की बात करते हैं तो ये आपका नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड की, तो मोनोसैकेराइड में आपका पेंटोस शुगर हो सकता है जिसमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज आता है। और तीसरा आपका क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होता है जिसको हम PH, ठीक है, PHO3 के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। एज यू नोटिस इन फिगर 9.1, ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देखेंगे ऊपर जो हमने दिखाया था वहाँ पर सबसे पहले अगर हम फास्फोरिक एसिड की बात करते हैं तो एक फास्फोरस होता है, ऊपर OH, इधर OH, इधर OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O होता है। यानी कि अगर हम फास्फोरिक एसिड की फार्मूला की बात करते हैं तो PH3O4 ये फास्फोरिक एसिड की फार्मूला होती है। ठीक है चलिए आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं बेटा क्या लिखा गया है, द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर द नाइट्रोजनस बेस। यानी कि यहीं पर जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, तो नाइट्रोजनस बेस होता है जिसका नेम होता है एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आपके जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक पैरिमिडीन होते हैं, पैरिमिडीन, और दूसरा क्या होते हैं, पेरिमिडीन होते हैं, पेरिमिडीन होते हैं। और इसमें क्या होता है आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। ठीक है ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे क्या लिखा गया है यहाँ पर देखते हैं। एडेनिन एंड गुआनिन आर द सबस्टेंस, ठीक है, सब्स्टिट्यूट द प्यूरिन वाइल द रेस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट पैरिमिडिन। यानी कि अगर हम बात करते हैं वही जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा कि प्यूरिन और पैरिमिडिन की बात करते हैं, तो एडेनिन और ग्वानिन क्या है आपके प्यूरिन्स होते हैं और बाकी के जो बच गए साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल वो आपके पैरिमिडिन होते हैं। द स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड द प्यूरिन एंड पैरिमिडिन रिस्पेक्टली। यानी कि अगर हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक रिंग की जो स्ट्रक्चर होती है, स्केलेटल होती है, उसको हम प्यूरिन और पैरिमिडिन के नाम से जानते हैं। द सुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इज आइदर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो शुगर पाए जाते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो आपके राइबोज होते हैं और दूसरा आपका क्या होता है डीऑक्सीराइबोज होता है। ठीक है डीऑक्सीराइबोज होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं राइबोज शुगर की, तो राइबोज शुगर पाया जाता है आपके आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज की बात करते हैं तो डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है आपका डीएनए में। तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर समझते हैं कि आगे की पॉइंट में क्या बताया गया। देखिए यहाँ पर अगर लिखा हुआ है तो उसको हम समझेंगे। ए न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज इज कॉल्ड द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वही चीज़ मैंने बताया कि जो एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि डीऑक्सीराइबोज शुगर को कंटेन करता है उसको डीएनए कहते हैं, वाइल द कंटेन राइबोज इज कॉल्ड द राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। तो आई होप आप न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझ चुके होंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। भाई न्यूक्लिक एसिड आपके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाले सब्सटेंस होता है, या दूसरा चीज़ हम लिख सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सभी लिविंग टिश्यू या सेल में पाया जाने वाला इनसॉल्युबल एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है, और ये मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके पास क्या पाए जाते हैं, तीन चीज़ें पाई जाती हैं। एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें आपका नाइट्रोजन बेस होता है, ठीक है, प्यूरिन और पैरिमिडिन। दूसरा मोनोसाइक्राइड यानी कि शुगर आते हैं, पेंटोस, ठीक है, और इसके बाद फास्फोरिक एसिड आते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब चलते हैं आगे की ओर और हम समझते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर को कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। शुरू करें आगे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, सबसे पहले अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ना है तो उससे पहले हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन क्या होता है आपका हेट्रोपॉलीमर होता है। प्रोटीन क्या होता है हेट्रो
पॉलीमर होता है। हेट्रोपॉलीमर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो अमीनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक, इसी तरीके से ये चौथा, इसी तरीके से ये आपका पांचवा, ठीक है, ये छठा, ये सातवां, ठीक है। इस तरीके से आके क्या होंगे, बहुत सारे अमीनो एसिड पाए जाएंगे और ये अमीनो एसिड क्या होंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर के क्या करेंगे, आपके निर्माण कर लेंगे किसका, तो निर्माण कर लेंगे ये एक प्रोटीन का। तो इस तरीके से क्या होते हैं, जो 20 अमीनो एसिड होते हैं वो एक साथ एक लाइन में आते हैं और उसी तरीके से क्या होते हैं, फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। एक अमीनो एसिड दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड के जुड़ेगा, फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड, फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक, इस तरीके से क्या होगा, एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, एक चैन बनेगा। अब यहाँ पर अगर हम नाम को लिख करके एक्सप्लेन करें तो अच्छे से आपको शायद समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये पेप्टाइड बॉन्ड है और इसकी बात करते हैं जो कलर दिख रहा है आपका, ये क्या है, एमिनो एसिड है। तो अभी अगर हम बात आते हैं तो जो आपका प्रोटीन होता है वो क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है। हेट्रोपॉलीमर का मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड पाए जाते हैं और अलग अलग टाइप के जो अमीनो एसिड होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। तो इसको हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चैन भी कर सकते हैं, हेट्रोपॉलीमर कंपाउंड के नाम से भी जान सकते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो आपको सीधा अगर प्रोटीन को डिफाइन करना है तो आप लिख सकते हैं कि अ लॉन्ग चैन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है, ए लॉन्ग चैन ऑफ एमिनो एसिड। अगर हम बात करते हैं कि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 20 एमिनो एसिड या 20 डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड, ईच एमिनो एसिड combined together with the help of peptide bond. Hence, many peptide bond present in the protein. Then, protein is also known as the polypeptide chain. तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या गया कि प्रोटीन आर द मेंशन्ड अर्लियर, प्रोटीन के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। आर द हेट्रोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ एमिनो एसिड, जो प्रोटीन होता है वो एक हेट्रोपॉलीमर होता है जो कि एमिनो एसिड को कंटेन करके रखता है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग जगहों पर उसका अलग अलग मतलब निकलता है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर हम बात करते हैं इन ऑर्गेनिक यानी कि एक अकार्बनिक रसायन की बात करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ व्हेन इनवेरिएबली रेफर्स टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर का तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, यानी कि जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, जिंक क्लोराइड, इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं। अब अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑलवेज राइट a two-dimensional view of the molecule while representing the structure of the molecule। यानी कि अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करता है, हमेशा 2 डायमेंशनल व्यू दिखाता है, दो द्विविमीय संरचना को दिखाने का काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बेंजीन की, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फिजिसिस्ट कंजर्व ऑफ द 3 डायमेंशनल व्यू, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है 3 डायमेंशनल व्यू दिखाई देता है ऑफ अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वाइल बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर इन 4 लेवल। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है टोटल कि स्ट्रक्चर अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी फार्मूला लिख दिया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है उसको लिख दिया जाता है, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, इन सभी को लिख दिया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। वहीं पर अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी पर जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं वो 4 लेवल पर दिखाई देते हैं। 4 लेवल यानी कि प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन और टर्सरी प्रोटीन तथा क्वाटरनरी प्रोटीन के रूप में ये दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं, अगर हम बात करते हैं द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि एमिनो एसिड के सीक्वेंस की बात करते हैं तो विच सेकेंड एंड सो सून द कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं जो एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर होती है ना, उस एमिनो एसिड के अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड का क्या होता है, सीक्वेंस दिखाया जाता है दैट द पोजिशनल इंफॉर्मेशन
आर इन अ प्रोटीन, एक क्या होते हैं प्रोटीन के अंदर एक पोजिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड, जो क्या होता है फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, विच इज द सेकेंड एंड सून कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं एक प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं अमीनो एसिड से बना होता है, तो अमीनो एसिड से बना होने के कारण अगर हम इसको ऐसे इस तरीके से दिखाते हैं तो क्या होता है ये भैया, एक सीधा स्ट्रक्चर बनाता है, इस तरीके से देख लो, एक सीधा स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीन की सॉरी हाँ प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर बन रही। अब कैसे प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर मानेंगे हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं इस तरीके से लाइन बाय लाइन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ये क्या हो जाएगी प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे की बातों में क्या बताया जा रहा है उसको समझते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है कि आप द प्रोटीन, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, यानी कि प्राइमरी प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं उसको क्या करते हैं एक लाइन की तरह इमेजिन करते हैं। द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमीनो एसिड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो पहला एंड जो होता है, यानी कि लेफ्ट जो एंड होता है वो क्या करता है पहले अमीनो एसिड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो आपका राइट एंड होता है वो लास्ट अमीनो एसिड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये आपका क्या होता है फर्स्ट अमीनो एसिड, और यहाँ पर क्या होता है आपका लास्ट अमीनो एसिड होता है। और इस तरीके से क्या होते हैं एक लीनियर चैन का फॉर्मेशन हो रहा है, देख सकते हैं आप एक लीनियर चैन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चैन भी बन रहे हैं। वहीं पर अगर हम सेकेंडरी प्रोटीन की बात करते हैं तो सेकेंडरी प्रोटीन में अगर आप देखते हैं तो सेकेंडरी प्रोटीन में दो तरीके की स्ट्रक्चर बनती है, एक आपकी हेलिक्स स्ट्रक्चर बनती है इस तरीके से, और दूसरा जो होता है वो क्या बनता है आपका बीटा प्लेटेड शीट, एक प्लेट की तरह स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाती है, ठीक है, और प्रत्येक प्लेट क्या होता है आपस में जुड़ा होता है इस तरीके से। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के रूप में ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टर्सरी प्रोटीन की, तो टर्सरी प्रोटीन क्या होती है भाई, सेकेंडरी प्रोटीन जो होता है वो क्वाइल्ड हो जाता है, यानी कि इस तरीके से जो बना हुआ प्रोटीन का स्ट्रक्चर था वो वापस से क्या होता है इस तरीके से इसमें और भी ज़्यादा क्या होता है क्वाइल्ड हो जाता है, तो बन जाता है आपका टर्सरी प्रोटीन बन जाता है। और टर्सरी प्रोटीन को स्टेबल रखने के लिए, स्ट्रक्चर की स्टेबल रखने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी काम में आते हैं। अब क्वाटरनरी प्रोटीन की बात करते हैं, तो क्वाटरनरी प्रोटीन कैसे बनता है, जो आपकी सेकेंडरी प्रोटीन होती है वो टर्सरी प्रोटीन बनाती है, और टर्सरी प्रोटीन क्या होती है वापस से फोल्ड हो जाती है, वापस से फोल्ड होने के बाद क्या करती है क्वाटरनरी प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्या होती है क्वाटरनरी प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइमरी प्रोटीन से क्या बन रहा है सेकेंडरी प्रोटीन बन रहा है, सेकेंडरी प्रोटीन से बन रहा है टर्सरी प्रोटीन, और टर्सरी प्रोटीन से बन रहा है क्वाटरनरी प्रोटीन। तो चलिए अब अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी की लाइन क्या कहती है उसको समझते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन सिंपल वे में सब कुछ समझाने की प्रयास कर रही है, और उसी तरीके से एनसीईआरटी की लाइन को फॉलो करते हुए मैं भी आपको सब चीज़ सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि द फर्स्ट अमीनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड द एन टर्मिनल अमीनो एसिड, यानी कि जो पहली अमीनो एसिड होती है उसको हम क्या कहते हैं एन टर्मिनल अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। एंड लास्ट जो होती है उसको हम सी टर्मिनल के नाम से जानते हैं, यानी कि जो लास्ट होती है उसको क्या कहते हैं सी टर्मिनल सी टर्मिनल अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर अगर बन रही है तो यहाँ पर जो पहली अमीनो एसिड होगी उसको हम एन टर्मिनल कहेंगे, और जो आखिरी अमीनो एसिड होगी उसको क्या कहेंगे सी टर्मिनल कहेंगे। तो यहाँ से आपको नीट में क्वेश्चन मिल सकता है, सीयूटी में मिल सकता है, और आपके जो स्कूल का एग्जाम होता है वहाँ पर भी क्वेश्चन मिल सकता है। ए प्रोटीन यानी कि एक प्रोटीन थ्रेड्स डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज द एक्सटेंड राइट रिजिड रॉड, यानी कि अगर हम बात करते हैं एक प्रोटीन की जो थ्रेड होती है वो कभी भी एक बहुत मजबूत रॉड की तरह नहीं हो सकती है। द थ्रेड इज फोल्डेड, यानी कि जो थ्रेड होती है वो क्या होती है फोल्डेड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स के रूप में, यानी कि यही देखो एक जो आपकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो एक लोहे की सरिया की तरह मजबूत नहीं हो सकती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, जो आसानी से क्या होती है फोल्ड होती है, और फोल्ड हो जाने के बाद क्या होती है एक हेलिक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है, सिमिलर टू रिवॉल्विंग
स्टैक्सिस, यानी कि अगर हम बात करते हैं आगे तो यही प्राइमरी प्रोटीन क्या होती है, आगे सेकेंडरी प्रोटीन का निर्माण करती है। आगे बात करते हैं, ऑफ कोर्स ओनली सम प्रोटीन ऑफ द सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। अगर हम बात करते हैं वहीं पर प्रोटीन के सारे हिस्से जो होते हैं वो हेलिक्स के रूप में अरेंज नहीं होते हैं। प्रोटीन के क्या होते हैं, कुछ पार्ट जो होते हैं, सम पोर्शन जो होते हैं वो हेलिक्स के रूप में क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स इज ऑब्जर्व। अगर हम बात करते हैं एक प्रोटीन में, तो प्रोटीन में लेफ्ट हैंडेड नहीं ऑब्जर्व किया गया है। प्रोटीन के अंदर जो हेलिक्स ऑब्जर्व किया गया है वो क्या किया गया है, राइट हैंडेड हेलिक्स को ऑब्जर्व किया गया है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया कि अदर रीजन, अगर हम दूसरे कारण की बात करते हैं तो द अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू द अदर फॉर्म इन व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंडरी प्रोटीन। यानी कि अगर हम बात करते हैं यही प्रोटीन जो है ये प्राइमरी प्रोटीन है और यही प्राइमरी प्रोटीन क्या हो जाए भाई, आपका प्राइमरी प्रोटीन हेलिक्स में बदल जाए, यानी कि राइट हैंडेड हेलिक्स में बदल जाए। इस तरीके से क्या हो जाए, ये राइट हैंडेड हेलिक्स में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोटीन के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं, इन एडिशन अ लॉन्ग प्रोटीन चेन आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ होलो वोलन बॉल। यानी कि अगर हम बात करते हैं कभी कभी क्या होती है, एक प्रोटीन जो होती है वो क्या होती है, लॉन्ग प्रोटीन चेन जो होती है कभी कभी फोल्ड हो जाती है, किसके रूप में, तो एक मिनट, फोल्डेड अपॉन इट सेल्फ लाइक ए होलो वोलून बॉल। वोलून बॉल की तरह क्या होती है, ये फोल्ड हो जाती है, गिव राइज द टर्सरी स्ट्रक्चर, और इसको क्या कहते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर। यानी कि अगर हम गुब्बारे की गेंद की तरह प्रोटीन अगर आपकी फोल्ड हो जाए तो उसको हम टर्सरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। कौन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की वही टर्सरी स्ट्रक्चर बनाती है, ये साफ साफ चीजें कह रहा है। गिविन राइज टू द टर्सरी स्ट्रक्चर, और टर्सरी स्ट्रक्चर बनती है, दिस गिव द थ्री डायमेंशनल व्यू। यानी कि टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होती है, थ्री डायमेंशनल व्यू को देने का काम करती है। टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, जस्ट एक सेकेंड, प्रोटीन की जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है वो क्या करती है, बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को करने में हेल्प करती है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे चल करके मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बने रहिए हमारे साथ अंत तक और सारी चीज़ें समझते रहिए। अब अगर हम बात करते हैं आगे, तो आपकी आगे की लाइन क्या कहती है एनसीईआरटी को, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, सम प्रोटीन आर द असेंबल्ड एज मोर देन द पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। अगर हम बात करते हैं जो कुछ प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, वापस से असेंबल हो जाते हैं आप मोर देन पॉलीपेप्टाइड, बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड में या फिर उसके सब यूनिट में। आगे अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखा गया उसको भी समझिए बेटा, the manner in which these individuals folded polypeptide और सब यूनिट आर अरेंज विद द रिस्पेक्ट टू ईच अदर। यानी कि अगर हम बात करते हैं ये सारी जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंज हो जाते हैं। लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्पेयर्स अरेंज अपॉन ईच अदर टू फॉर्म अ कब क्यूब और प्लेट। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो लीनियर स्ट्रिंग होता है वो क्यूब या प्लेट बनाता है। दिस आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड द क्वाटरनरी प्रोटीन। कहने का मतलब कुल साफ साफ है कि जो आपकी थर्ड डिग्री प्रोटीन होती है, ठीक है, जो आपकी थर्ड डिग्री प्रोटीन होती है वो थर्ड डिग्री प्रोटीन क्या होती है, वही जाकर के आपका क्या करती है, क्वाटरनरी प्रोटीन यानी कि 4 डिग्री प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेती है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट द 4 सब यूनिट। यानी कि अगर हम बात करते हैं एक एडल्ट जो ह्यूमन होता है वो क्या करता है, अपने हीमोग्लोबिन के अंदर क्या करता है, 4 सब यूनिट को कंटेन करके रखता है, जिसमें से अगर हम बात करते हैं 2 ऑफ दिस द आइडेंटिकल टू द ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, 2 आपके आइडेंटिकल होते हैं, हैज 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप। इस प्रकार से 2 आपके जो होते हैं अल्फा टाइप होते हैं और 2 क्या होते हैं आपके बीटा टाइप के होते हैं। ठीक है, एक ह्यूमन के हीमोग्लोबिन में क्या होती है, ये आपकी पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होती है आपके ह्यूमन के हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाती है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो ह्यूमन के हीमोग्लोबिन के अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो प्रोटीन की 4 सब यूनिट पाई जाती है, जिसमें से 2 क्या होती हैं आपके अल्फा हेलिक्स होते हैं और 2 क्या होते हैं बीटा हेलिक्स होते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे एंजाइम के बारे में, और एंजाइम की सारी कहानी को खत्म करते हुए हम चैप्टर को समाप्त करके अगले चैप्टर को कौन सा पढ़ना है
या अगला चैप्टर कौन सा आपको पढ़ना है, तो उस चैप्टर का नाम भी कमेंट कर दीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया है, समझाया है, पढ़ाया है, वो सारी चीज़ें आपको बखूबी अच्छे तरीके से ध्यान होंगी और याद भी होंगी। कोई भी डाउट अगर इस टॉपिक से है या दूसरे टॉपिक से भी है जो हमने बताया है, या कहीं आपने दूसरी जगह पर पढ़ा है और वहाँ से आपको डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, हमें कमेंट करिए, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। चलते हैं, अगले क्लास में आपसे मिलते हैं एंजाइम के साथ, और आपकी वीडियो मिलेगी आपको शाम 6 बजे। तैयार रहने का, हर दिन शाम 6 बजे।